मेरा नाम अमृता है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। हम 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े मेरे भैया थे, मैं उनसे छोटी थी। मुझसे छोटी एक और बहन है। मेरे भाई को तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। बड़ा होने के बावजूद भी उसने कभी घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझा। हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही थी। मेरे पिता की मौत हो चुकी थी और मेरी माँ की भी काफ़ी उम्र हो गई थी। मेरा जवान भाई जो अय्याश बन चुका था, वो शराब पीता और जुआ खेलता था। उसने कभी कुछ नहीं कमाया था। जो कमाता है वो अपने ऊपर ही खर्च करता था। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बीमार विधवा माँ और 2 जवान बहनों का क्या होगा। मेरी माँ ने हालात से तंग आकर एक कंपनी में साफ सफाई की नौकरी कर ली थी और उसी से हमारे घर का खर्च चलता था। और इसी तरह कम उम्र में ही मेरे सर पर घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। माँ काम पर जाया करती थी और मैं सारे घर का काम संभालती थी। माँ की कमाई से तो घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन भैया फिर भी हमेशा माँ से लड़ते रहते थे और उनसे पैसों की डिमांड करते रहते थे। खुद तो वो कुछ काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ उनसे अपनी माँ बहनों पर हाथ उठाना ही आता था। माँ अपने इकलौते बेटे के इस तरह बिगड़ने पर बहुत ज़्यादा अफसोस में रहती थी और इसी टेंशन में वो बीमार रहने लगी थी। एक दिन माँ की काम पर अचानक ही तबीयत खराब हो गई और वो दोपहर के टाइम पर ही घर वापस आ गई। घर वापस आई तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और माँ से कहने लगी, माँ क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जल्दी से मुझे पकड़कर बैठ गई। माँ बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने उनको ले जाकर उनके बिस्तर पर लिटा दिया। माँ ने कहा, मैं आज सीढ़ियों की सफाई करते टाइम पर सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे मेरी टांगों में चोट आई है। माँ की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ दिखाओ मुझे, आपको कहाँ पर चोट लगी है? माँ ने अपना दर्द छुपाने की कोशिश की थी। वो कहने लगी, बेटा अब तो ठीक है। मैं कहने लगी, माँ आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने बताया कि ऑफिस का मालिक बहुत अच्छा आदमी है और वो अपने ऑफिस के हर नौकर का बहुत ख्याल रखता है। उसने मुझे डॉक्टर से दवाई दिलवा दी है। वो कहने लगी, जहाँ मैं काम करती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं। ऑफिस के मालिक ने कह दिया है कि जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तुम्हारा इलाज भी हम ही करवाएंगे और इस महीने की सैलरी भी मुझे उन्होंने पहले से ही दे दी है, जबकि अभी तो महीना भी पूरा होने में काफ़ी दिन है। मुझे ये बात सुनकर बहुत तसल्ली हुई थी, क्योंकि मुझे यही फिक्र रहती थी कि अगर मेरी छोटी बहन के स्कूल की फीस नहीं दी गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं तो कभी पढ़ लिख नहीं सकी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। लेकिन ऑफिस के मालिक ने जो कहा था वो करके दिखाया था। रोज कंपनी के मालिक की गाड़ी आती थी जो माँ को अपने साथ डॉक्टर के ले जाती, जहाँ माँ का इलाज चल रहा था। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए थे, मगर माँ की चोट में जो दर्द था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। माँ की सैलरी भी खत्म हो चुकी थी। हम माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। अब तो माँ की रातों की नींद तक उड़ चुकी थी और माँ को देख देख कर मैं भी टेंशन में रहती थी। मेरी माँ सारी रात बैठकर जागती रहती और रोती रहती थी। मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैंने ये फैसला किया था और मैं अपना फैसला सुनाने के लिए माँ के करीब जाकर बैठ गई थी और माँ से कहने लगी, माँ आपकी कंपनी का माहौल कैसा है? माँ जहाँ काम करती थी वहाँ की हमेशा तारीफ ही किया करती थी। माँ कहने लगी, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर के जैसा है। वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ साफ सफाई का काम करते हैं और बहुत सारे कर्मचारी भी अपना काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला है। कंपनी के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम नौकर हैं, बल्कि हमें वो अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझते हैं। मैं कहने लगी, माँ मैं आपकी जगह ऑफिस में साफ सफाई का काम करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, नहीं नहीं बेटी, मैं तुम पर ये जुल्म नहीं करूँगी। मैं तो पहले ही तुमसे आंख मिलाने के काबिल नहीं हूँ। ये काम तुम्हारे भाई को करना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ करता ही नहीं है। तुम पर पहले ही मैंने घर की काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं, जो कि तुम्हारी उम्र के बच्चों पर नहीं होती। मैं तुम्हें स्कूल का पढ़ा भी नहीं सकी। अब मैं तुमसे नौकरी नहीं करवाना चाहती। मैं कहने लगी, कोई बात नहीं माँ,
मैं सारी उम्र तो ये नौकरी करने को नहीं कह रही हूँ। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको आराम की ज़रूरत है। मैं 1-2 महीना आपकी जगह पर काम पर चली जाऊंगी और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप चली जाना। माँ तो मुझे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उन्हें मेरा बहुत ख्याल था। मैंने कहा, माँ आप मुझे नहीं पढ़ा पाई तो क्या हुआ? आप ये चाहती हो कि मेरी छोटी बहन भी अनपढ़ ही रह जाए? मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। अगर उसके स्कूल की फीस आप नहीं दे पाई तो फिर कौन देगा? भैया को तो इस बात की भी फिक्र नहीं है कि हम तीनों माँ बेटी खाना भी खाते हैं या नहीं। बात तो कड़वी थी मगर क्या किया जा सकता था। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोए जा रही थी। फिर माँ कहने लगी, चलो ठीक है तुम चली जाना। माँ ने मुझे सारा काम समझा दिया था। अगले दिन मैं उनके काम पर चली गई थी। जब मैंने बताया कि मैं सविता की बेटी हूँ तो ऑफिस की एक नौकरानी ने मुझे अपने पास बुलाया था और वो मुझे अपने साथ ऑफिस के बॉस के कैबिन में ले गई थी और उनको बताया था कि ये लड़की सविता की बेटी है। कंपनी के मालिक ने मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात की थी। वो कहने लगे, अब सविता की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, अभी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो बॉस कहने लगे, अगर तुम्हारी माँ को किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमें बता सकती है। सविता का इलाज तो कंपनी की तरफ से ही हो रहा है। मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी जी सर, आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने उनको बताया कि मैं माँ की जगह पर 1-2 महीना काम करना चाहती हूँ जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ये बात सुनकर बॉस कहने लगे, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम एक जवान लड़की हो, तुम हाथ में झाड़ू पोछा लेकर काम करती हुई अच्छी नहीं लगोगी। तुम्हें चाय बनाना तो आता है ना? मैंने कहा, जी सर, मैं चाय कॉफ़ी सब अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कंपनी के मैनेजर के लिए कॉफ़ी या चाय बना दिया करो। हम तुम्हें सैलरी इतनी ही देंगे जितनी तुम्हारी माँ को दिया करते हैं। बस तुम्हारे काम को थोड़ा अलग कर दिया गया है। मैं खुश हो गई थी कि चलो बॉस को मेरी इज्जत का ख्याल था। बॉस ने नौकरानी को बुलवाकर उससे कहा था कि इसे सारा काम समझा दिया जाए। मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो यहाँ पर तो सब कुछ सेट हो गया था, लेकिन मुझे बहुत सावधानी से काम करना था। मैं वहाँ सबसे आंटी और अंकल कहकर ही बात किया करती थी। एक औरत ने मुझे बताया कि वो मेरी माँ की दोस्त बन गई थी। ये बात सुनकर मैंने अपना कंसंट्रेट उनकी तरफ कर लिया था। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। ऑफिस में मेरा पहला दिन अच्छा गुजरा था। मैंने घर जाकर माँ को सारी बात डिटेल से बता दी थी तो वो बहुत खुश हो गई थी। माँ ने मुझसे एक एक शख्स का नाम लेकर पूछा था कि वो सब लोग कैसे हैं, उन लोगों ने मेरा ख्याल तो रखा था ना। मैं कहने लगी कि माँ, सबने मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। माँ के चेहरे पर बहुत सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, अमृता, मुझे तुमसे ये बात कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी परछाई हो। तुम में वो सारी क्वालिटी मौजूद है जो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहती थी, मगर फिर भी मैं माँ होने की हैसियत से तुम्हें ये ज़रूर कहूँगी कि ऑफिस में मेरी बहुत इज्जत बनी हुई है। गरीब इंसान के पास सिर्फ इज्जत ही होती है जो वो कमा सकता है। तुम मेरी इज्जत पर दाग मत आने देना। मैंने माँ से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब मैं रोज ऑफिस जाने लगी थी और शाम के 5 बजे तक घर वापस आ जाती थी। घर में आकर जो काम होता था वो भी कर लिया करती थी। आते ही पहले खाना बनाती थी और कपड़े बर्तन शाम को ही धो लिया करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी माँ पूरी तरह से आराम कर ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे अब ऑफिस में काम करते हुए 15 दिन गुजर गए थे। एक दिन मुझे ऑफिस की नौकरानी सुनैना ने बताया कि आज ऑफिस में मालिक के छोटे बेटे आए हुए हैं। वो आज मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और कंपनी में काम करने वाले वर्कर से एक एक करके मिलना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम तो यहाँ के नौकर हैं, वो हमसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मीटिंग के टाइम पर अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर भेजनी है। मैंने सर हिला दिया और जब मीटिंग के लिए कॉफ़ी तैयार हो गई तो ही मैं मीटिंग रूम में कॉफ़ी लेकर चली गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद बॉस के बेटे की उम्र बॉस से थोड़ी ही कम होगी, मगर जब मैं उनके ऑफिस के अंदर गई और मैंने देखा कि वो मीटिंग में लोगों को काम समझा रहे थे, मैं उनको देखकर दंग रह गई थी कि बॉस के बेटे की उम्र तो इतनी ही लग रही थी जितनी मेरी उम्र थी। मैं उनको देखती की देखती रह गई थी।
वो तो बिल्कुल अपने पिता की सेम टू सेम कॉपी थे। उनके बोलने का स्टाइल, हर चीज़ बिल्कुल बॉस की तरह ही था। वो बहुत आराम से बात कर रहे थे। मैं फौरन वहाँ पर कॉफ़ी रखकर वापस आ गई। जब मीटिंग पूरी हो गई तो सर ने मुझे अपने केबिन में बुलवाया और नौकरानी ने बताया कि सर ने कहा है वो तुम्हें बुला रहे हैं और उनके लिए तुम एक कप कॉफ़ी लेती जाना। मैं कॉफ़ी बनाकर बॉस के बेटे के केबिन में चली गई थी। मैंने उनके सामने कॉफ़ी की ट्रे रख दी थी। वो कहने लगे, मिस अमृता, आपने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी, इसलिए मैंने आपसे दोबारा कॉफ़ी बनवाई है। मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद आई। डैड ने मुझे बताया था कि एक लड़की को उन्होंने चाय और कॉफ़ी के लिए रखा हुआ है। वो लड़की आप हैं। मैं आपको देखना चाहता था, लेकिन आज आप खुद ही मीटिंग के टाइम पर कॉफ़ी लेकर आ गई थी। डैड ने आपकी कॉफ़ी की जितनी तारीफ की थी, कॉफ़ी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? मैं मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं सर, मैं यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा माहौल है। सर ने मुझे वापस भेजकर दूसरी नौकरानी को बुलवाया था। मुझे सर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था। सर का नाम तुषार था। मुझे एक वर्कर ने बताया था कि सर पिछले 2 महीने से अमेरिका गए हुए थे, इसलिए ऑफिस नहीं आ रहे थे। अब वो हर रोज आया करेंगे। मेरा अब सर से रोजाना सामना होने लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे बहुत पसंद आने लगे थे। मेरे दिल में उनको देखते ही एक अजीब सी चाहत जागने लगती थी। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत हैरान थी। मुझे अपनी हैसियत अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए तो मैं सर के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी गलत समझती थी। मगर ये जो मेरा दिल था, बार बार सर को देखने की जिद किया करता था। एक दिन मैं अपने काम में बहुत बिजी हो गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं बाहर निकली तो देखा कि ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। बस 2-3 लोग ही बचे हुए थे। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने टाइम देखा तो ऑफिस की छुट्टी हुई 1.5 घंटा गुजर गया था। अब तो मुझे कोई बस भी नहीं मिली थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अचानक ही सर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला। वो मुझे ऑफिस में ऐसे परेशान खड़ा हुआ देखकर कहने लगे, क्या हुआ मिस अमृता, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप अभी तक अपने घर नहीं गईं? उनकी मेहरबान आवाज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, सर, मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम पर सारे लोगों की छुट्टी हो गई। अब मैंने टाइम देखा है तो परेशान हो रही हूँ कि मैं घर कैसे जाऊंगी। सर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उनको मना भी किया था कि आप रहने दीजिए, आप बेवजह मेरी वजह से परेशान होंगे। मैं खुद देख लेती हूँ, अगर कोई बस आती है तो चली जाऊंगी। सर कहने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलो। कब तक आप बस का इंतज़ार करते करते वहाँ पर खड़ी रहोगी? मैं मजबूर हो गई थी। मुझे सर के साथ जाना पड़ा था। मैंने उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मिस अमृता, ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। अब तो आप मुझे सर कहना बंद करो। मेरा नाम तुषार है, मुझे आप मेरे नाम से बुला सकती हो। मैंने मना कर दिया और कहने लगी, नहीं, आप मेरे सर हैं तो मैं आपको सर ही कहूँगी। वो कहने लगे, चलो आपकी मर्जी। फिर रास्ते में वो बार बार मुझे कुछ न कुछ खाने की जिद करते रहे। बताओ, कुछ खाना है? ये खा लो, वो खा लो। मैं हर बार इनकार कर दिया करती थी क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। सर ने मुझे मेरे घर के सामने ड्रॉप कर दिया और वो चले गए थे। मैं सीधा अपने घर में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि आज घर पर मेरे भैया मौजूद थे। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगे, किसके साथ आई है तू? ये लड़का कौन था जो तुझे यहाँ पर छोड़कर गया है? मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। मुझे क्या पता था कि भैया ने मुझे सर के साथ गाड़ी से निकलते हुए देख लिया था। मैं कहने लगी, भैया, आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मेरी बस मिस हो गई थी तो सर मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ पर छोड़कर गए थे। भैया ने ये बात सुनी तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, झूठ बोल रही है मुझसे। मुझे पता है तेरा इस लड़के के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। वहाँ नौकरी करने जाती है तो सिर्फ नौकरी कर। अगर हमारी इज्जत को उछालने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूँगा। भैया ने मेरे गाल पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि मैं अपने होश में ही नहीं थी। माँ और मेरी छोटी बहन भागकर मेरे पास आई
और मुझे बचाने के लिए मेरे करीब आई तो भैया ने मुझे और भी ज्यादा बुरी तरह से मारा। वो जानवरों की तरह मुझे पीट रहे थे। मैं चीखने लगी और भैया से कहने लगी, भैया आपको बस अपनी इज्जत का खतरा है। मुझे बताओ दुनिया में आपकी क्या इज्जत है? आपकी हैसियत तो एक शराबी और जुआरी की है। आपको आज इज्जत का ख्याल कहाँ से आ गया? काश आपको पता होता कि हमारी माँ ने हमें किन हालात में पाला है। मैं रोती जा रही थी और बोलती चली जा रही थी। भैया कहने लगे, अमृता तुम किसी भूल में मत रहना। तुम्हारी शादी मैं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगा। मैं अब समझ गई थी कि भैया अचानक घर कैसे आ गए थे। मैं कुछ भी कहे बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। सामने शीशे में अपना चेहरा देखा तो पता चला कि भैया के हाथ मेरे चेहरे पर निशान छोड़ गए थे। मेरे चेहरे पर निशान पड़ गए थे और मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ और बहन ने मेरी हिम्मत बांधी थी। मुझे यही फिक्र थी कि मैं सुबह किस तरह से ऑफिस जाऊंगी। खैर जब मैं सुबह ऑफिस गई तो वहाँ के सारे लोगों ने मुझे रोककर पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारे चेहरे की यह हालत किसने की है, लेकिन मैंने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया था या फिर झूठ बोल दिया था। किसी से कहा कि गिर गई थी, किसी से कहा कि मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई है। जब मुझे सर ने अपने केबिन में कॉफी लेकर बुलाया तो उन्होंने भी मेरा चेहरा देखते ही यही सवाल किया, अमृता क्या हुआ है आपके चेहरे को? लेकिन मैं ना जाने उनसे झूठ क्यों नहीं बोल पाई थी और उनसे कह दिया था कि मेरे भैया ने मुझे मारा है। सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो कहने लगे, तुम्हारे भैया ने सारी जिंदगी तुम्हारी माँ का सहारा तक बनकर नहीं दिखाया और अगर तुम अपनी माँ का सहारा बन रही हो तो वो तुम पर भी हाथ उठाता है। ये उसकी बहुत गलत बात है। अमृता आपने कभी अपने भाई के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने इनकार करते हुए सिर हिला दिया और फिर सर ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। कहने लगे, ये मेरा नंबर है। अगर आज के बाद तुम्हारा भाई कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत दोबारा करे तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। मैंने सर का नंबर अपने पास रख लिया और उठकर बाहर चली गई थी। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात की वजह से परेशान हूँ। शाम के 5 बजते ही मैं सबसे पहले ऑफिस से निकल गई थी। घर पहुंची तो घर पर हंगामा हो रहा था। शायद उस हंगामे के लिए मेरा ही इंतजार किया जा रहा था। हमारे घर में कुछ अनजान लड़के बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी बहन आकर मेरे गले लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी, दीदी मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है मुझे? तब माँ भी मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने जुए में अपने दोस्त से तुम्हें हार दिया है। वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हें दांव पर लगा दिया था। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं भैया के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया ये क्या तमाशा लगा रखा है? भैया जल्दी से उठकर मेरे पास आए और कहने लगे, देख बहन मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ। मैं चिल्लाकर कहने लगी, वैसे तो आपको कभी हमारे अच्छे बुरे की फिक्र नहीं हुई, आखिर आपको मेरी शादी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर हमारी माँ हमें पाल पोस कर बड़ा कर सकती है तो वो हमारी शादी भी कर सकती है। आप अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो। मुझे नहीं करनी आपके आवारा दोस्त के साथ शादी। जाओ यहाँ से। भैया के माथे पर तो गुस्से भरे बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मुझे पता है कि तेरी अभी शादी नहीं की गई तो तू कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। भैया ने मेरा हाथ अपने दोस्त के हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगे, ले जा इसको और इससे शादी कर ले। मैं भैया के दोस्त के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और डटकर कह रही थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। वो लड़का कहीं से कहीं तक नहीं मान रहा था तो मैंने भैया के दोस्त के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया और उसका हाथ छुड़ाकर मैं सीधी अपने कमरे में भाग गई थी और कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। अब मेरे पास 2 ही रास्ते बचे थे। एक तो ये कि मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। दूसरा रास्ता ये था कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को मजा चखा देती। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कांपते हुए हाथों से मोबाइल पर सर का नंबर डायल करने लगी। सर को जैसे ही कॉल लगाई, सर ने जल्दी ही मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। वो कहने लगे, हेलो कौन?
मैंने सर को बताया कि मैं अमृता बोल रही हूँ और मैं फूट फूट कर रोने लगी और उनको बताया मेरे भैया मुझे अपने दोस्त से जुए में हार गए हैं, तो इसीलिए वो मेरी शादी अपने ही जुआरी दोस्त के साथ कराना चाहते हैं। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। सर कहने लगे तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उन्होंने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैंने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। भैया बाहर से दरवाज़ा बजा रहे थे और बाहर से मुझे धमकियां दे रहे थे। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तो भैया कहने लगे ठीक है, तुम नहीं तो छोटी ही सही, मैं अपने दोस्त के हवाले छोटी को ही कर देता हूँ। ये बात सुनकर ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मैं कहने लगी भैया आपको लालच ने किस तरह से पागल बनाया हुआ है। आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी दोनों बहनों को नीलाम करना चाहते हो। इतनी ही देर में हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। भैया के लाख मना करने के बावजूद भी मेरी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोल दिया था। आगे सर थे और उनके पीछे पुलिस थी। पुलिस ने भैया के सारे दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक नंबर के बिगड़े हुए लड़के थे। मेरी माँ जल्दी से सर के पास आ गई और उनके पैरों में बैठ गई। कहने लगी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटियों की जिंदगी बचा ली। सर मुस्कुराकर कहने लगे सविता आंटी, आपको तो ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आपका बेटा कभी सुधरने वाला नहीं था। सर थोड़ी देर तक हमारे घर पर बैठे रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर लेकर आ गई थी और चाय पीने के बाद वो हमारे घर से चले गए थे। सर को अपने घर पर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। दिल चाह रहा था कि उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रोक लूं, मगर ये एक दीवानी के सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो सर ने मुझे अपने केबिन में बुला लिया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब तो आपके घर वालों को कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, अब कोई परेशानी नहीं है। तो सर कहने लगे ठीक है मिस अमृता, आज आप ऑफिस में ही रुक जाइएगा। आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें आपको सबके लिए कॉफ़ी बनानी है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं रुक जाऊंगी, और ये कहकर मैं बाहर आ गई थी। शाम के टाइम पर सारे लोग अपने अपने घर को वापस जाने लगे थे। मैं ऑफिस में ही बैठी रह गई थी, यहाँ तक कि सारी बिल्डिंग खाली हो गई थी। अब मेरा दिल घबराने लगा था। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला था। लेकिन मैं सर पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, वो तो एक बहुत अच्छे इंसान थे। इसी तरह से जब 1 घंटा गुजर गया तो सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहने लगे अच्छा हुआ मिस अमृता, आप घर नहीं गईं, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, ज़रा आप मेरे साथ मेरे केबिन में चलें। मैं बहुत घबरा रही थी। जल्दी से कहने लगी सर, पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं है, मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। सर कहने लगे ठीक है, आप चली जाना, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं सर के केबिन में आ गई, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लग रहा था कि कोई मीटिंग रखी गई है। जैसे ही सर ने दरवाज़ा खोला, मैं दंग रह गई थी कि सर का केबिन फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। तब सर ने अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लिया हुआ था और घुटने टेक कर मुझे गुलाब का फूल देते हुए कहने लगे अमृता, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये सब देखकर तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। सर मुझे प्रपोज कर रहे थे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने सर से कहा सर, आप कहाँ और मैं कहाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरी बात सुनकर सर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो कहने लगे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, और आज के बाद आप मेरे सामने ये बात बिल्कुल मत करना। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ये सारी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी और सोच रही थी तो क्या हम दोनों के दिल एक साथ मिल गए थे? सर मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा सर, क्या आप मेरे घर रिश्ता भेज सकते हो? सर कहने लगे मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मगर पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं कहने लगी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ये बात सुनकर सर बहुत खुश हो गए थे। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। मैंने घर आते ही सारी बात माँ को बता दी थी। माँ को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।
माँ कहने लगी, तुम बहुत लकी हो बेटी। अब हमें बेचैनी से उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुषार अपने पिता को तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए यहाँ पर भेजेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ अब कुछ गलत होने वाला है जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगले दिन मैं जैसे ही ऑफिस में काम करने के लिए गई थी तो मुझे एक नौकरानी ने बताया कि आज तो यहाँ पर बॉस के पार्टनर की बेटी भी आई हुई है। बहुत घमंडी और बदतमीज है, बात बात पर सब लोगों की इंसल्ट करती रहती है, तुम इससे बचकर रहना। मैंने सोचा मेरा उस लड़की से क्या लेना देना है। फिर लंच ब्रेक हो गया, लेकिन वहीं सारे ऑफिस के काम को सील भी कर दिया गया था। पता चला कि ये सब सर के पार्टनर की बेटी नताशा के कहने पर किया गया था, क्योंकि उसका एक्सपेंसिव ब्रेसलेट गुम हो गया था और अब वो सारे लोगों की तलाशी लेना चाहती थी। ये खबर सुनकर सारे नौकर और सारे वर्कर परेशान हो गए थे। सब लोग यही कह रहे थे कि हमने इतने साल यहाँ पर नौकरी की है, लेकिन आज तक हम पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। अब ये सब कुछ क्या हो रहा था? पहले तो नताशा ने एक एक करके सारे कर्मचारियों की तलाशी ली और उनके सामान की भी तलाशी करवाई। उसके बाद सारे नौकर और नौकरानियों की बारी आई थी, जिसमें मैं भी शामिल थी। जब मेरा नंबर आया तो नताशा का ब्रेसलेट मेरे पर्स से बरामद हुआ था। मैं तो ये देखकर दंग रह गई थी। मैं जल्दी से अपनी सफाई देने लगी थी। नताशा ने सबके सामने ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और पुलिस को भी बुला लिया था। आज के दिन सर ऑफिस नहीं आए थे, मगर ये बात जब बॉस को पता चली तो उन्होंने नताशा को ये सब करने से रोक दिया था। मगर नताशा तो किसी की भी बात मानने को तैयार ही नहीं थी और उसने मुझे देखते ही देखते अरेस्ट करवा दिया था और मैं हवालात में बंद हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं एक पुलिस ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ रही थी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। जब ये खबर मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ गई थी। मैं उनके सामने फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। मेरी माँ के सामने ही सर भी जेल में आ गए थे। वो कहने लगे, अमृता, ये क्या हो गया है? आखिर ये सब किसने किया? मैं जल्दी से कहने लगी, सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब नताशा मैडम ने खुद जानबूझकर किया है, मुझे फंसाने के लिए। प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा दो, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। सर कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। सर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सर मेरी जमानत करवाना चाहते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि वो दिन दशहरे का दिन था, जिस वजह से मेरी जमानत नहीं हो सकती थी और मेरी जमानत का इंतजाम नहीं हो सका था। और फिर इसी तरह से मुझसे मिलने वालों से कह दिया गया था कि आपके मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, अब आप लोग अपने घर को वापस जा सकते हो। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी, मगर रोने से क्या होता, मैं तो जेल में बंद थी। यहाँ तक कि शाम हो गई थी और देखते ही देखते जेल में अंधेरा फैल गया था। मैंने आज से पहले खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। जेल में सारे लोग सो चुके थे और मैं थी जो जाग रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मुझे वहां पर बड़ी अजीब सी हरकत देखने को मिली थी। कुछ अंग्रेजन सी गोरी गोरी लड़कियां, वो लगभग 6 लड़कियां थीं। उनकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच होगी। उन्हें सेंट्रल जेल में लाया गया था। फिर उन 6 की 6 लड़कियों को 1-1 लाख रुपए दे दिए गए थे। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई थी और फिर उन लड़कियों को जेल के कोने में ले जाया गया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये लड़कियां कौन थीं। ये लड़कियां देखने में बिल्कुल अंग्रेजने लग रही थी, यहाँ की नहीं लग रही थी। आखिर उन्हें इस तरह से चुपके चुपके जेल के अंदर दाखिल क्यों किया गया था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मेरी भी आंख लग गई थी और मुझे नींद आ गई थी। सुबह मेरी जिस कैदियों से मुलाकात हुई तो मैंने उन 6 लड़कियों के बारे में उनसे पूछा था, मगर किसी ने भी मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं दिया था। ज्यादातर का तो यही कहना था कि उन्होंने किसी अंग्रेजन लड़कियों को नहीं देखा था और दूसरी तरफ मेरी जमानत का भी कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था, जबकि सर मुझसे जेल में रोज मिलने आ रहे थे। मैं जेल के इस मैटर में उलझकर रह गई थी कि कहीं उन गोरी लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा था। मुझे जेल में आए हुए 5 दिन हो गए थे, जबकि मैं रोज रात को 2 बजते ही जेल के अंदर गोरी लड़कियों को आते हुए देखती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी असलियत जानकर ही रहूंगी। इस राज तक पहुंचने की वजह से
मैंने मेरे सेल के बाहर ड्यूटी दे रही जेलर लड़की से भी दोस्ती कर ली थी। एक बार रात के टाइम पर मैं उस लेडी कांस्टेबल से कहने लगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाने दो, मुझे ठंडी हवा खानी है, शायद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। वो लेडी कांस्टेबल घबरा गई थी और कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। मैं जोर जोर से रोने लगी तो लेडी कांस्टेबल ने मुझे हवालात से निकाल दिया था और बाहर मुझे हवा में लेकर आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर गोरी लड़कियां भी आ गई थी। मैं बहुत हैरान हो गई थी। मैं लेडी कांस्टेबल से कहने लगी, आओ हम इन लड़कियों का पीछा करते हैं। वो भी तैयार हो गई थी। जब हमने उन लड़कियों का पीछा किया तो पता चला कि वो गोरी लड़कियां अपना चेहरा छुपाने के लिए और भी ज्यादा मेकअप करके अपने आप को गोरा कर लेती हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत बना लेती हैं। वो लड़कियां पुलिस ऑफिसर ही थीं। वो जासूसी के मिशन पर थीं और वो हर रात 2 बजे अपनी रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आया करती थी। इसके बदले उनको 1 लाख रुपया मिलता था। लेडी कांस्टेबल ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। मेरा काम तो वैसे भी हो गया था, लेकिन मैंने इस बात से सबक सीख लिया था कि जो चीज हमें जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल नहीं होती। ये बात मैंने सर को भी बताई थी। मैंने सर से कहा, हो सकता है मुझे इस केस में फंसाने में नताशा के अलावा किसी और का भी हाथ हो सकता है। तुषार सर कुछ परेशान हो गए थे और अगले दिन मेरी जमानत भी हो गई थी। मैंने सर से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान दिया था और तब मुझे पता चला कि नताशा को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ था, असल खेल तो किसी और ने रचा था। और ये सब सोचते सोचते जब मुझे सर ने सच बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सर ने बताया कि इस सब में उनके डैड का हाथ था। सर ने अपने डैड के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे, यहाँ तक कि नताशा को ले जाकर अपने डैड के सामने खड़ा कर दिया था। कहा था कि ये सब किसने किया है। नताशा ने बता दिया था कि ये सब तुम्हारे डैड के कहने पर मैंने किया था। मेरे डैड बहुत शर्मिंदा हो गए थे क्योंकि वो नताशा को मेरी पत्नी बनाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि तुम मेरी नज़रों में चोर बनकर मेरी नज़रों से गिर जाओगी। इसी तरह डैड भी मेरी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ये सब सिर्फ तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए किया था। जब मुझे हकीकत पता चल गई थी तो डैड मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और तुम्हारी जमानत का इंतज़ाम कर दिया था। डैड तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बॉस ने मुझसे भी माफ़ी मांग ली थी। मैंने उन्हें तुषार की वजह से माफ़ कर दिया था। आज बहुत सी मुश्किलों से गुजरने के बाद मैं सर की पत्नी बनकर उनके घर जा चुकी हूँ और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है। मेरी शादी को अब 10 साल हो गए हैं। ये कहानी मेरी 10 साल पुरानी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।